नमस्कार। आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 5 सीटों के एमएलसी चुनाव का परिणाम कल आने वाला है। पिछले एक महीने से इन 5 सीटों के लिए 27 जिलों में लगातार जो उम्मीदवार थे वो कूद फान करते दिखाई दे रहे थे। कूद फान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार अलग अलग जिलों में दौरा करना था और मतदाताओं को इकट्ठा करना था, तो ऐसे में उम्मीदवारों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी। 31 मार्च को वोटिंग संपन्न हो गई और अब कल 5 अप्रैल को परिणाम आने का दिन है। ये परिणाम बिहार की राजनीति में आगे के लिए बहुत कुछ तय करने वाला भी है और जनता के सामने एक संदेश भी देने वाला है, क्योंकि आम पब्लिक इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लेती है। बुद्धिजीवी वर्ग इस स्नातक और शिक्षक निर्वाचन की सीटों पर मतदान करते हैं। ऐसे में एक तो तमाम पार्टियों के सामने भी चुनौती है और मतदाताओं को भी थोड़ा समझना है कि आगे का रुझान क्या होगा। लोकसभा की तैयारी तमाम पार्टियां कर रही हैं, किसके पक्ष में क्या माहौल है, बुद्धिजीवी वर्ग किसको वोट कर रहा है और पलड़ा इस बार भी किसका भारी नजर आ रहा है। एक तरफ महागठबंधन तो दूसरी तरफ बीजेपी। बिहार की राजनीतिक सियासत में फिलहाल यही दो गठजोड़ हैं जो कि लड़ाई में दिखाई दे रहे हैं। दो ध्रुवीय राजनीति बिहार में हमेशा होती है, इस बार भी हो रही है। एमएलसी का चुनाव भी शायद उसी का आपको एक संकेत देने जा रहा है। ये आज की जो रात है वो तमाम उम्मीदवारों के लिए भारी है। 48 उम्मीदवार इन 5 सीटों पर मैदान में थे। तमाम उम्मीदवारों के लिए कल का दिन महत्वपूर्ण बनने जा रहा है। चाहे बात आप बीजेपी की करिए, आरजेडी की करिए, जेडीयू की करिए, सीपीआई की करिए, ये तमाम पार्टियों के उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में मौजूद आज भी होंगे और सांसें थामे बैठे होंगे कि कल क्या होने वाला है। जेडीयू 3 सीटों पर, आरजेडी 1 सीट पर, बीजेपी 5 सीट पर और सीपीआई 1 सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारे हुए थी। क्या जिसके पास जो सीट थी वही रह जाएगी या फेरबदल देखने को मिलेगा? क्या महागठबंधन को बीजेपी चुनौती देने में कामयाब हो पाई है या फिर महागठबंधन बीजेपी का सुपरा साफ करने में कामयाब हो पाएगी? ये सब कुछ कल पता चलने वाला है। लेकिन उससे पहले आज के दिन एक बार फिर से इन 5 सीटों पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये एक बार फिर से बता दें कि 5 सीटों का एमएलसी का जो यह चुनाव था उसमें 2 सीटें स्नातक निर्वाचन की थी, जिसमें एक गया की और दूसरा सारण की। 3 सीटें शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की थी, एक कोसी की और एक गया की, एक सारण की। सारण की जो शिक्षक निर्वाचन की सीट थी वो उपचुनाव उस पर हो रहा था, क्योंकि 2020 में जो केदार पांडे वहां से चुनाव जीते थे उनका निधन हो गया था। 2026 तक इस सीट पर उनका कार्यकाल था, लेकिन क्योंकि पहले ही निधन हो गया तो उपचुनाव कराया जा रहा था। तो इन 5 सीटों की लड़ाई बेहद ही महत्वपूर्ण और एक बार फिर से आपके लिए ये कहना ज़्यादा आसान होगा कि महागठबंधन और बीजेपी में यह टक्कर 24 के चुनाव से पहले सेमीफाइनल भी आप कह सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं एक बार फिर से इन तमाम सीटों की। सबसे पहले एक बार फिर हम आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद में 75 सीटें हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा सीटें अभी जेडीयू के खाते में है 24। उसके बाद बारी आती है बीजेपी की 23, आरजेडी के पास 14, कांग्रेस के पास 4, सीपीआई के पास 1, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पास 1 और निर्दलीय 5। इस तरह से यह 73 अभी संख्या बिहार विधान परिषद में है। 2 सीटें खाली हैं, एक उपेंद्र कुशवाहा के त्यागपत्र देने के वजह से खाली है और एक केदार पांडे जो कि सारण शिक्षक सीट से जीते थे उनके निधन के वजह से खाली है। तो ऐसे में लड़ाई बेहद ही महत्वपूर्ण और सबसे पहले चर्चा हम कर लेते हैं गया शिक्षक निर्वाचन सीट की। सबसे पहले
जो हम चर्चा जिस सीट की कर रहे हैं उसके बारे में आपको बताएं कि 8 जिले इस सीट के अंतर्गत आते हैं। गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर। यह सीट अगर आप 2011 से पहले के इतिहास के पन्नों को पलटिएगा तो प्रोफेसर अरुण कुमार, जो कि कांग्रेस के नेता थे, उनके लिए जानी जाती थी। सीट पर लगातार वो जीतते रहे और कई दफा चुनाव जीता, लेकिन 2011 में उनको हार का सामना करना पड़ा। अरुण कुमार भले ही कांग्रेस के उम्मीदवार हुआ करते थे इस सीट पर, लेकिन उन्हें आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी का भी हमेशा समर्थन मिलता था, यानी उनके विरोध में कोई पार्टी उम्मीदवार नहीं उतारती थी। लेकिन 2011 का जो चुनाव हुआ था उसमें जेडीयू से बागी बनकर संजीव श्याम सिंह उनके खिलाफ निर्दलीय उतर गए थे और इसका परिणाम ये हुआ कि प्रोफेसर अरुण कुमार चुनाव हार गए थे और संजीव श्याम सिंह ने वो चुनाव जीता पहली बार। उसके बाद 2017 यानी कि पिछली बार जब इस सीट पर चुनाव हुआ था तब भी बिहार में महागठबंधन ही था। जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी का गठजोड़ था। बीजेपी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, लोजपा, रालोसपा एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। संजीव श्याम सिंह रालोसपा में चले गए थे और उन्होंने एनडीए के तरफ से इस सीट पर चुनाव लड़ा था और चुनाव वो जीते भी थे। संजीव श्याम सिंह आसानी से चुनाव जीत गए। उन्होंने जेडीयू के हृदय नारायण सिंह को चुनाव में पराजित किया और एक बार फिर से वो जेडीयू से ही ताल इस सीट पर ठोक रहे हैं, लेकिन इस बार उनके सामने चुनौती थोड़ी बढ़ गई है। हालांकि चुनौती और ज्यादा बढ़ती जब एनडीए के अंदर एकजुटता होता है, क्योंकि यहां पर आपसी भिड़ंत भी एनडीए के अंदर देखने को मिला। डीएन सिन्हा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरने की तैयारी में थे, लेकिन चिराग पासवान के इंटरफेयर के बाद उनका पत्ता कटता है और डीएन सिन्हा निर्दलीय मैदान में आ जाते हैं। बीजेपी यहां से जीवन कुमार को उम्मीदवार बनाती है, यानी कि दो उम्मीदवार जो कि एनडीए के ही वर्ग के थे उनके बीच आपसी टक्कर इस सीट पर है। तो ये संजीव श्याम सिंह को फायदा पहुंचाता है, लेकिन संजीव श्याम सिंह के लिए समस्या ये है कि अब तो जेडीयू के उम्मीदवार बन गए। पिछला बार रालोसपा से जीते थे लेकिन जेडीयू में शामिल हो गए थे, फिर से जेडीयू से ही उम्मीदवार है महागठबंधन से। उनके सामने चुनौती है कि उनको लेकर अब क्षेत्र में जो चर्चाएं हैं वो ठीक नहीं है। कहा यह जाता है कि शिक्षक निर्वाचन सीट से चुनाव जीते, लेकिन कभी भी शिक्षकों के मुद्दों को विधान परिषद में, सदन के अंदर अच्छे से नहीं रखा, उनके समस्याओं को नहीं दिखाया, चुनौतियों को नहीं बताया, उनके लिए कुछ किया नहीं। तो शिक्षकों के अंदर इनके प्रति नाराजगी थी जिसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ सकता था, लेकिन एनडीए के क्लैश के वजह से उनका पलड़ा भी एक बार फिर इस सीट पर भारी नजर आ रहा है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें गया स्नातक की सीट पर, तो लड़ाई बीजेपी के अवधेश नारायण सिंह और आरजेडी के पुनीत कुमार के बीच में है। पुनीत कुमार जो कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष के बेटे हैं, यानी जगदानंद सिंह के बेटे। पिछली बार 2017 में भी वो यहां से चुनाव लड़े थे और उस दौरान वोटिंग जिस तरीके से हुई थी, परिणाम आते आते 16 राउंड की गिनती करनी पड़ी, लेकिन किसी को भी बहुमत नहीं मिला। तो अंत में निर्वाचन आयोग ने विवेक से फैसला लिया और जिसको सबसे ज्यादा वोट आया था वो थे अवधेश नारायण सिंह, उन्हें विजयी घोषित कर दिया। आपको बता दें कि यह चुनाव अन्य चुनावों की थोड़ा तुलना में अलग है। यहाँ पर वरीयता के आधार पर मतदान होते हैं और रिजल्ट जब काउंट किए जाते हैं तो ये देखा जाता है कि सबसे टोटल वोट यानी कि कुल वोट कितने पड़े, और जितने वोट पड़े हैं वैलिड वोट, उसके 50% से एक वोट ज्यादा आपको लाना होता है जीतने के लिए, यानी एक निश्चित आंकड़े में आपको वोट मिलना चाहिए। 2017 में कुल वोट जो पड़े थे वो 64,957 थे। जीतने के लिए 32,479 वोट की जरूरत थी, लेकिन ना अवधेश नारायण सिंह बीजेपी उम्मीदवार को उतना वोट मिला, ना आरजेडी के पुनीत कुमार को उतना वोट मिला। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने विवेक से फैसला लिया और सबसे ज्यादा वोट जो कि अवधेश नारायण सिंह को आया था 31,182,
1297 वोट उन्हें बहुमत से कम मिला था, तो उन्हें विजयी घोषित कर दिया, क्योंकि पुनीत कुमार बहुत पीछे थे, उन्हें 16,856 वोट ही मिला था। अब हम बात कर लेते हैं सारण स्नातक की। सारण स्नातक की बात करें तो यह सीट महाचंद्र प्रसाद सिंह के लिए बहुत ज्यादा चर्चा में रही है। 7 दफा वो इस सीट से चुनाव जीते हैं, लेकिन 2017 का जो चुनाव हुआ उसमें बड़ा उलटफेर हो गया। महागठबंधन से जेडीयू के उम्मीदवार थे वीरेंद्र नारायण यादव, और उन्होंने 5,048 वोटों से महाचंद्र प्रसाद सिंह को परास्त कर दिया। पिछली बार महाचंद्र प्रसाद सिंह एनडीए के खेमे से ही हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवार थे, वीरेंद्र नारायण यादव जेडीयू के उम्मीदवार थे। महागठबंधन से लड़ाई बेहद कांटे की हुई और 18 राउंड की काउंटिंग की जरूरत पड़ी यहाँ पर परिणाम निकालने के लिए, और अंत में जाकर वीरेंद्र नारायण यादव को कुल वोट 28,385 मिला और महाचंद्र प्रसाद सिंह को 23,337 मिला, और वो 5,048 वोटों से चुनाव हार गए थे। यानी उनको वीरेंद्र नारायण यादव से उतना कम वोट मिला था। विनिंग वोट यहाँ पर 28,352 था, जबकि वीरेंद्र नारायण यादव को 28,385 वोट मिल गया, तो वो आसानी से चुनाव जीत गए। अब बात कर लेते हैं इस बार 2023 की कहानी की, तो यहाँ पर लड़ाई बेहद कांटे की बताई जा रही है। सारण स्नातक की कहा यह जा रहा है कि वीरेंद्र नारायण यादव पिछली बार तो चुनाव जीत गए थे, लेकिन इस बार उनके सामने बहुत सारा समस्या है। जेपी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन घोटाला का मामला आ गया, चार्जशीटेड आरोपी बना दिए गए निगरानी की तरफ से। उसके बाद भी काफी ज्यादा छपरा में इधर क्लैश देखने को मिल रहा था। 5 जिलों के अंतर्गत यह सीट आती है, सारण, इसके अलावा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सिवान, यह 5 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। और इस बार के चुनाव में कांटे की लड़ाई देखने को मिल रही है। तमाम जिन लोगों ने, जो मतदाता थे, जो कि वोट दिए थे, उनसे बात हमने की। उन्होंने कहा कि देखिए, वीरेंद्र नारायण यादव के लिए इस बार मुश्किल है। महाचंद्र प्रसाद सिंह इस बार तैयारी में बहुत पहले से लगे हुए थे और मतदाताओं को लुभाने में वो ज़्यादा कामयाब हुए हैं, अनुभवी भी रहे हैं। इस सीट पर उनका एक्सपीरियंस जो है, अनुभव है, वो काफ़ी लंबा रहा है और जानते हैं कि चुनाव कैसे जीता जाता है। मतदाता बनाने में वो पीछे कभी नहीं रहे। पिछली बार हारे जरूर, क्योंकि एक तो नया पर महागठबंधन बना था और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के टिकट पर लड़ रहे थे। इस बार बीजेपी थी, तो ऐसे में उनके पक्ष में माहौल है, लेकिन लड़ाई कांटे की सीट पर देखने को मिल सकती है। अब इसके अलावा बात करते हैं सारण शिक्षक निर्वाचन सीट की। 5 जिले इसके अंतर्गत भी आते हैं, वही 5 जिले जिनके बारे में अभी हमने बात की। केदार पांडे इस सीट पर लंबे समय तक एमएलसी रहे, एक संघर्षशील नेता के तौर पर जाने जाते थे, हमेशा चुनाव जीतते रहे, सीपीआई के नेता थे। लेकिन अब उनका निधन हो गया तो सीट खाली हो गई। 4 सीटों पर चुनाव हो रहा था, तो इस सीट पर भी उपचुनाव कराया जाने लगा। उनके बेटे आनंद पुष्कर को महागठबंधन की तरफ से सीपीआई ने उम्मीदवार बनाया। लड़ाई में कूदे हुए हैं और शुरुआत में यह देखने को भी मिल रहा था कि वो बहुत आगे हैं, चुनाव जीत भी सकते हैं। बीजेपी ने यहां से धर्मेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है। धर्मेंद्र सिंह कितना मतदाताओं को लुभाने में कामयाब हो पाए, ये तो वक्त बताएगा। इसके अलावा आनंद पुष्कर के सामने एक समस्या है कि जनसुराज से अप्रत्यक्ष तौर पर प्रशांत किशोर ने आफाक अहमद को इस सीट पर चुनाव लड़ाया है, और जब नामांकन करने वो गए थे तब ये देखने को मिल रहा था कि बड़े बड़े धनवान सेठ भी उनके साथ थे। आफाक अहमद पिछली बार स्थानीय निकाय चुनाव में भी पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़े थे, आरजेडी के सौरभ कुमार से चुनाव हार गए थे, दूसरे नंबर पर रहे थे। इस बार शिक्षक निर्वाचन की सीट सारण से वो एक बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं, पूरा दम दिखाने की कोशिश की है, लेकिन कितना कारगर साबित हो पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। ये चुनाव आम जनता का नहीं होता है। शिक्षक निर्वाचन की बात करें तो जो अनुभवी शिक्षक होते हैं, मतदाता सूची में जिनका नाम होता है, वही चुनाव में मतदान करते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि आफाक अहमद ने वोट काटे हैं और खासकर महागठबंधन उम्मीदवार के ही काटे हैं।
अब इसका परिणाम पर कितना असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। अब बात कर लेते हैं कोसी शिक्षक निर्वाचन सीट की। कोसी शिक्षक निर्वाचन सीट पहले शारदा सिंह जो कि एमएलसी रहा करते थे इस सीट पर, उनके वजह से जानी जाती थी। 2008 में उनका निधन हो गया तो 2009 में इस सीट पर उपचुनाव कराए गए। उनके बेटे संजीव कुमार सिंह जेडीयू के उम्मीदवार बने। उस दौरान से लगातार 3 चुनाव हो गए, 2009 में उपचुनाव, 2011 में आम चुनाव, फिर 2017 में, यानी पिछली बार भी। तीनों बार संजीव कुमार सिंह जीतने में कामयाब रहे और कोई टक्कर में ही नहीं देखने को मिला। लेकिन पिछली बार इस सीट पर बीजेपी ने प्रोफेसर जगदीश चंद्र को उम्मीदवार बनाया था और देखिए कहाँ 16-18 राउंड की काउंटिंग के बाद भी रिजल्ट नहीं आते। लेकिन कोसी शिक्षक की ऐसी सीट है जहां पर पहले राउंड में ही रिजल्ट आ जाता है और इतना अंतर होता है पहले नंबर पर आने जो उम्मीदवार जीते रहते हैं उनमें और दूसरे नंबर में, कि उसका आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पिछली बार टोटल वोटिंग हुई थी 11,029, जीत के लिए चाहिए थे 5,515 वोट। लेकिन जो संजीव कुमार सिंह थे जेडीयू के उम्मीदवार, वो पहले राउंड में ही 8,309 वोट ले लिए और बीजेपी उम्मीदवार को 2,296 वोट मिला, यानी बड़ी आसानी से चुनाव जीत जाते हैं। इस बार भी उनका पलड़ा भारी है। बीजेपी ने यहां से रंजन कुमार को उम्मीदवार बनाया, लेकिन रंजन कुमार ज्यादा चुनौती देते इस सीट पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस बार भी क्या जिसके पास जो सीटें हैं वही रह जाएंगी या कुछ अलग होगा। देखिए 75 सीटों का यह बिहार विधान परिषद है और इसमें 24 सीटें जो हैं वो जेडीयू के पास है और 23 सीटें बीजेपी के पास, यानी 1 सीट का अंतर है। जिस प्रकार से सारण स्नातक को लेकर फीडबैक आ रहा है कि वीरेंद्र नारायण यादव वहां पर शायद पिछड़ सकते हैं, तो ऐसे में बीजेपी के उम्मीदवार वहां आगे बढ़त बनाते अगर दिखाई दिए या जीत गए वो सीट, तो बीजेपी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा सदन के अंदर, क्योंकि संख्या बल बदलेगा और बहुत कुछ आंकड़ों में फेरबदल देखने को मिलेगा। क्योंकि जेडीयू के पास 24 सीट है, अगर वो अपनी 1 सीट भी हारी, क्योंकि 3 सीट जो लड़ रही है वो तीनों उसके पास है, तो 1 सीट भी अगर हारती है तो फिर उसका आंकड़ा हो जाएगा 23। और बीजेपी जो 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है उसमें महज 1 सीट उसके पास है, गया स्नातक की अवधेश नारायण सिंह, जिनका पलड़ा इस बार भी भारी बताया जा रहा है। तो अगर वो सीट भी वो जीत गई और जिस प्रकार से सारण स्नातक पर उसका पलड़ा भी भारी बताया जा रहा है और वो सीट भी जीत गई, तो 2 सीटें बीजेपी जीत लेगी। और अगर जीतती है तो फिर बिहार विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन जाएगी। और इसी की तैयारी को लेकर बीजेपी ने इस बार जो चुनाव हुआ उसमें पूरा दमखम भी लगा दिया, ताकि अगर बीजेपी सदन में बड़ी पार्टी बनती है तो उसका मनोबल बढ़ेगा, कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ेगा और साथ ही साथ आगे की चुनाव को लेकर वो तैयारी भी खूब कर पाएगी। अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि जो खबरें आ रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है, परिणाम किस कदर निकलता है। आरजेडी के पास 14 सीटें अभी सदन के अंदर हैं, 1 सीट पर वो चुनाव लड़ रही है। अगर हार भी गई तो उसके आंकड़ों में कोई फेरबदल नहीं होने वाला है। लड़ाई जेडीयू बनाम बीजेपी ही आपको देखने को मिलेगा, चाहे कोई जीते चाहे कोई हारे। बीजेपी 2 सीटें जीती, अगर 1 सीट अपनी बचाकर दूसरी सीट जेडीयू का जीत गई तो नुकसान जेडीयू को होगा, वो दूसरे नंबर पर खिसक जाएगी सदन के अंदर, बीजेपी पहले नंबर पर। अब कल बहुत कुछ बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगा। हालांकि आम मतदाता इस चुनाव से दूर है। स्नातक निर्वाचन की जो सीट है उसमें जो स्नातक के मतदाता होते हैं, जिनका मतदाता सूची में नाम जुड़ गया होता है, 3 साल पहले ग्रेजुएट की डिग्री हासिल कर चुके होते हैं, वो वोट करते हैं। शिक्षक वाला मैंने आपको बताया है कि अनुभवी शिक्षक जिनका मतदाता सूची में नाम जुड़ गया होता है वो वोट करते हैं। तो बुद्धिजीवी वर्ग का ये चुनाव था, बुद्धिजीवी वर्गों ने वोट किया। अब बुद्धिजीवी वर्ग बिहार का क्या सोचता है और किसके पाले में यह सीट देता है, इसका इंतजार हर किसी को है। और यह चुनाव बिहार की राजनीति में कितना बड़ा प्रभाव छोड़ पाएगा ये सब कुछ कल पता चल जाएगा। लेकिन आज की जो रात है वो तमाम जो 48 उम्मीदवार अलग अलग क्षेत्रों में चुनावी मैदान में उतरे थे, चाहे निर्दलीय हो या किसी पार्टी से हो,
उनके लिए बहुत बड़ा है और ये रात काटना उनके लिए आसान नहीं होगा। ये रात उनके लिए बहुत भारी होने वाली है, क्योंकि कल का दिन जो है वो किसी के लिए खुशी तो किसी के लिए गम लेकर आने वाला है। अब किसके लिए खुशी और किसके लिए गम आता है ये भी कल देखा जाएगा। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।